लास्ट टाइम हमने अपनी जो CSS की क्लास थी उसमें CSS सिलेक्टर्स के बारे में आपको बताया था, जिसमें हमने बताया था कि सिलेक्टर्स वो चीजें होती हैं, वो एलिमेंट होते हैं हमारी कोडिंग के, जिनमें हम दो चीजें डिसाइड करते हैं। जिनके बेसिस पर एक तो हम ये डिसाइड करते हैं कि किस पार्ट को हमें ब्यूटीफाई करना है या किस पार्ट पर हमें अपनी चीजें, अपनी कमांड्स को अप्लाई करना है, और दूसरा होता है कि क्या चीज हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके बेसिस पे हम CSS सिलेक्टर्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ये सारी चीजें आप पहले से देख चुके हैं, जिसमें आपको बेसिकली हमने ये बताया था कि उसका हर सिलेक्टर का अपना एक रूल सेट होता है, जिसमें आप ये भी डिसाइड करते हैं कि उसमें सिलेक्टर कौन सा पार्ट है और कौन सा सेक्शन जो है उसका वो डिक्लेरेशन ब्लॉक कहलाता है। इसमें आपको रूल सेट में ये भी बताया था कि फर्दर इसका जो सिंटैक्स होता है उसमें जो भी चीजें हमारी होती हैं, ये यहाँ पर एक होता है प्रॉपर्टी का नाम और दूसरा होता है प्रॉपर्टी का वैल्यू। प्रॉपर्टी का नाम ये बताता है कि किस चीज को प्रॉपर्टी दी जा रही है, मतलब क्या प्रॉपर्टी दी जा रही है, और प्रॉपर्टी वैल्यू ये बताता है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो इस तरह से ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। लास्ट क्लास में हमने आपको ये भी बताया था कि देयर आर नंबर ऑफ CSS सिलेक्टर्स, लाइक देयर आर यूनिवर्सल सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर, टैग सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, सब सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर एंड ID सिलेक्टर। आज हम डिस्कस करेंगे उन्हीं में से कुछ सिलेक्टर्स। ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे सभी सिलेक्टर्स को डिस्कस करने की, केवल हम आपको टैग और सब सिलेक्टर्स के बारे में नहीं बताएंगे। इनके बारे में हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। यूनिवर्सल सिलेक्टर, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये क्लास में कि ये एक ऐसा सिलेक्टर होता है जिसको हम स्टार सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टार का मतलब होता है ऑल। मतलब जब भी कभी आप अपनी कोडिंग में सारे के सारे एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर एक कॉमन एट्रीब्यूट डिसाइन करना देना चाहते हैं, असाइन करना चाहते हैं, तो आप उसे स्टार से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और अगर ये यूनिवर्सल सिलेक्टर पहले से कोई कंडीशन टारगेट एलिमेंट पे हमने डिसाइड करके रखी हुई है, तो फिर ये ओमिट भी हो सकता है, इसको हम नेग्लिजिबल भी बना सकते हैं। इसको हम तभी यूज करते हैं जब हम कोई डिफॉल्ट मार्जिन या पैडिंग का जो पहले से बनाए हुए डिफॉल्ट उसकी जो स्टैंडर्डाइज सेटिंग्स हैं उनको हम रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करते हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। जैसे आपको ये कोडिंग यहाँ पर लिखी हुई है, अब इसमें हम आपको जो एग्जाम्पल बनाकर दिखा रहे हैं ये हमारा इंटरनल एग्जाम्पल है। बड़ा मुश्किल था, एक बार हम उसको एक्सटर्नल में CSS की फाइल बना के दिखाते और फिर हम आपको वही चीज फिर उसमें करके दिखाते हैं, मतलब एक HTML डॉक्यूमेंट में। तो प्रेजेंटेशन में वो बड़ा टाइम टेकिंग था, इसलिए हमने यहाँ पर इंटरनल CSS का यूज किया हुआ है। आप सभी को याद होगा कि इंटरनल CSS का मतलब ये है कि जहां पर आप अपने HTML कोड के अंदर ही CSS की पूरी स्टाइलिंग जस्ट अबव HTML कोडिंग करते हैं। आपको पता ही है कि इंटरनल के लिए आपको हेड टैग के अंदर पूरा स्टाइल डिफाइन करना होता है। तो ये हमारा जो यहाँ पर कोड है ये बता रहा है HTML में इनका हमने टैग स्टार्ट किया, और यहाँ पर ये हमारा CSS का पूरा हमने ब्यूटिफिकेशन किया हुआ है। यहाँ पे हमने स्टाइल अपना टैग यूज किया है, और ये जो स्टार है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी नेम में लिखा हुआ है टेक्स्ट अलाइन, और प्रॉपर्टी वैल्यू में लिखा हुआ है सेंटर। दूसरी लाइन में हमने प्रॉपर्टी नेम लिखा हुआ है कलर, और प्रॉपर्टी वैल्यू में लिखा हुआ है ब्लू। इसका मतलब ये है कि जो भी टेक्स्ट HTML डॉक्यूमेंट में लिखा जाएगा उसका अलाइनमेंट सेंटर होगा, फिर चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो हेडिंग हो, या हेडिंग का कोई भी लेवल हो, और उस टेक्स्ट का कलर भी ब्लू होगा। तो स्टार से ये चीज रिप्रेजेंट हो गई। इंडिविजुअली आपको हेडिंग टैग के लिए या डिफरेंट P टैग्स के लिए या डिफरेंट हेडिंग्स के लिए आपको अपनी कोडिंग नहीं करनी पड़ी। अब यहाँ पर हमने बॉडी टैग्स यूज किया, एक H1 टैग हमने यूज किया, एक P टैग का हमने यूज किया, और हमने यहाँ पर एक ID टैग भी लगाया है। ID टैग हम बाद में बताएंगे आगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअलिटी दी है कि एक P टैग है, एक बिना ID का P टैग है, और एक ID के साथ P टैग है। तो ये सारे हमने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टैग्स यूज किए हैं। लेकिन जब हमारा ये एलिमेंट, हमारा प्रोग्राम जो है, अगर आप ये बना के देखेंगे अपना Notepad++ में और आप इसे सेव करेंगे, तो आप देखेंगे कि जैसे ये H1 टैग में लिखी हुई लाइन, या P टैग में लिखी हुई लाइन, या ID टैग के साथ P टैग में लिखी हुई लाइन हो, सभी का अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट सेंटर होगा और सभी का कलर ब्लू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करने से सभी पर ये यूनिवर्सल हमारा जो है यहाँ पे CSS की कोडिंग सभी पर यूनिवर्सली अप्लाई हो गई है। नेक्स्ट हमारा टैग था ग्रुप सिलेक्टर। ग्रुप सिलेक्टर के बारे में भी आपको बता चुके हैं कि एक ऐसा सिलेक्टर है जिसमें आप एक ग्रुप में कई चीजों के
को ग्रुप में करके सिलेक्टर अगर आप लगाते हैं तो उससे क्या है कि डिफरेंट ग्रुप्स के लिए डिफरेंटली आपको ये काम नहीं करना पड़ता। कॉमा सेपरेटर का यूज करके आप ये काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर H1 टैग का भी यूज किया है, H2 टैग का भी यूज किया है, P टैग भी यूज किया है, और सपोज उसके अलावा आपने ID टैग यूज किए हैं, या मान लीजिए आपने H3 H4 भी यूज किए हैं। तो उनमें से कुछ चीजों को अगर आप कॉमन सेटिंग देना चाहते हैं, जैसे कि P टैग, H1 और H2, तीन टैग्स के लिए आप एक इंडिविजुअल, एक कॉमन आप यहाँ पे उनके फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं, तो बजाय तीनों के लिए अलग अलग काम करने के आप ग्रुप सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि हम यूनिवर्सल सिलेक्टर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर यहाँ पर इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सभी टैग्स को सेम चीज नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे कोडिंग में P टैग, H1 और H2 इन तीन चीजों के लिए कॉमन हो, बाकी जितने भी टैग्स यूज हुए उनके लिए हम वो सेटिंग नहीं रखना चाहते हैं। तो ऐसे अगर आप ग्रुप में सिलेक्टर यूज करते हैं तो ये ग्रुप सिलेक्टर कहलाते हैं। और इनसे आपका टाइम भी सेव होता है, प्लस आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता, और आपका जो कोड है वो भी लेंदी नहीं होता है। जैसे इस एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर ग्रुप सेलेक्टर का यूज करके दिखाया गया है। यहाँ भी आपने स्टाइल टैग के अंदर तीन चीजों की कोडिंग की हुई है, H1, H2, P, और तीनों को एक साथ लिख दिया है, बस सेपरेटर यूज किया है कॉमा। कॉमा सेपरेटर ये डिफाइन कर रहा है कि ये थ्री डिफरेंट हमारे टैग्स थे जिनके लिए फर्दर हमने स्टाइलिंग की हुई है, टेक्स्ट को अलाइन किया हुआ है सेंटर, और कलर दे दिया है रेड। यानी आपके HTML डॉक्यूमेंट में जहां जहां भी H1, H2 और P टैग का यूज हुआ होगा वहां पर टेक्स्ट लेफ्ट सेंटर अलाइन होगा और उसका कलर रेड होगा। हो सकता है इसके अलावा भी हमने अपने HTML डॉक्यूमेंट में और टैग्स यूज किए हों, जैसे सपोज हमने H3 का यूज किया हो सकता है, या मान लीजिए हमने ID या क्लास या कुछ और भी टैग्स हमने यूज किए हो, तो उन पर वो चीज अप्लाई नहीं होगी। अब ये तो हमारा यहाँ पे खत्म हो गया स्टाइल टैग। इसके बाद हम बात करते हैं HTML। अब यहाँ H1 यूज किया, H2 यूज किया और P टैग यूज किया, इन तीनों पर ये कॉमन हमारे रूलिंग अप्लाई हो जाएगी, अलग अलग आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, सपोज इसी में हमने एक H3 और लिख लिया होता टैग, और उस H3 में मान लीजिए हमने लिख लिया होता वेलकम टू नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन, तो क्या होता कि उस पर ये चीज अप्लाई नहीं होती। तो जब भी एक HTML डॉक्यूमेंट में सिलेक्टिव टैग्स के साथ आप काम करना चाहते हैं कॉमन, तो उन सभी टैग्स को अलग अलग डिफाइन करने के बजाय आप कॉमा सेपरेटर के साथ एक साथ डिफाइन करते हैं, और उसकी वजह से वो जो आप यहाँ कोडिंग करते हैं वो आपकी उस पर्टिकुलर स्टाइल पर अप्लाई हो जाती है। तो ये तो हो गए हमारे ग्रुप सिलेक्टर। अब हम बात करते हैं क्लास सिलेक्टर की, अपने नेक्स्ट टाइप के सिलेक्टर की। क्लास सिलेक्टर सिलेक्ट्स एलिमेंट्स विद अ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। मतलब HTML डॉक्यूमेंट में किसी खास क्लास एट्रीब्यूट के साथ डिफाइन किए गए एलिमेंट पे ही क्लास सिलेक्टर अप्लाई किया जा सकता है। टू सिलेक्ट एलिमेंट्स विद अ स्पेसिफिक क्लास राइट अ पीरियड, मतलब यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक डॉट कैरेक्टर का यूज करते हैं। जब भी आपको क्लास सिलेक्टर का लगाना है तो पहले आप डॉट लगाएंगे, और डॉट के बाद उस क्लास का नाम लिखेंगे जो भी आपने डिफाइन किया है। क्लास का नाम आप अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं, तो जो भी नाम आपने क्लास के लिए दिया हुआ है आगे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, डॉट सिंबल के साथ ही उस क्लास का नाम लिखने पर और उसके आगे उसकी कोडिंग करने पर हमारे HTML डॉक्यूमेंट में जितने भी क्लास के वो स्पेसिफाइड हमारे क्लास नेम के साथ में टैग्स होंगे वो सबके सभी जो है आपके वो अकॉर्डिंगली उस पर वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। You can also specify that only specific HTML elements should be affected by class. To do this, start with the element name, then write the period followed by the name of the class. वही चीज की एक पर्टिकुलर क्लास पर ये काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस चीज को डॉट सिंबल के साथ क्लास के साथ लगा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इस चीज को एग्जाम्पल में देखेंगे। सबसे पहले हमने हेड के अंदर अपना स्टाइल टैग लगाया, और यहाँ देखिए P डॉट होम टाउन लिखा है। P हमारा क्या है, टैग है। डॉट क्या है, ये हमारा क्लास सिलेक्टर का सिंबल है, और होम टाउन नाम है क्लास का। यानी अपने HTML डॉक्यूमेंट में हमने कोई क्लास बनाई होगी जिसका नाम हमने होम टाउन रखा होगा। अब हमने उसमें कहा कि इसके लिए क्या करिए, बैकग्राउंड येलो कर दीजिए, बस इतना ही किया। और इसके बाद हमने स्टाइल टैग को क्लोज किया, हेड टैग को क्लोज किया, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने बॉडी टैग के साथ। बॉडी टैग के अंदर हमने यहाँ पर एक P टैग लिखा और एक सेंटेंस डाल दिया, एक और P टैग लिखा, लेकिन यहाँ पर क्लास को एक नाम दे दिया, क्लास इक्वल्स टू होम टाउन।
क्लास इक्वल्स टू होम टाउन करने पर यहाँ पर क्लास को ये नाम मिल गया और यहाँ पर भी एक लाइन लिख दी और पी टैग को क्लोज कर दिया। इसके बाद फिर एक और पी टैग लगाया और उसको सिंपल लिखा हमने। फिर यहाँ पर एक और क्लास लगाई और उसको भी वही नाम दिया होम टाउन, और आगे आकर के इसके बाद हमने अपना बॉडी टैग क्लोज कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये चारों लाइनें प्रिंट होंगी। जैसे पहली लाइन प्रिंट होगी माय नेम इज डोनाल्ड, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा आई लिव इन डक्सबर्ग, फिर प्रिंट होगा माय नेम इज डॉली और फिर प्रिंट होगा आई ऑल्सो लिव इन डक्सबर्ग। लेकिन यहाँ पर ये चारों लाइनों में जिनके साथ क्लास डिफाइंड है उनकी बैकग्राउंड का कलर येलो हो जाएगा और बाकी जो दो हैं उनकी बैकग्राउंड का कलर येलो नहीं होगा। तो क्लास के साथ अगर आप कुछ डिफाइन करते हैं क्लास का नाम, ऊपर उस टैग के साथ देखिए पी टैग लगाया हुआ था इसलिए यहाँ पे पी दिया हुआ है और डॉट के बाद में हमने यहाँ पर क्लास का नाम डाल दिया। तो उस क्लास के साथ ये लिंक बन गया, एक तरह का कनेक्शन बन गया। जहां जहां पे ये क्लास का नाम डिफाइंड होगा वहां पर ये एट्रीब्यूट अप्लाई हो जाएगा। सपोज यहाँ पर आप दे देते फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 20 पिक्सल्स, सपोज आप यहाँ पर दे देते फॉन्ट फैमिली इज इक्वल टू अल्जीरियन। तो जो जो चीजें आप यहाँ लिखते वो आपकी इसमें और इस वाली लाइन पे लिखे हुए टेक्स्ट के साथ इंप्लीमेंट हो जाती। नेक्स्ट है हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्टर। It is possible to style HTML elements that have specific attributes or attribute values. कुछ specific attributes या उनकी values के साथ भी आप HTML elements को उन पे selector apply कर सकते हैं। This selector is used to select elements with a specified attribute. तभी यूज किया जाएगा जब कोई एलिमेंट एक किसी खास स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट के साथ में लिखा गया हो। जैसे यहाँ पर हम इसी को एग्जाम्पल में देख लेते हैं। यहाँ हमने सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है ए और फिर लिखा हुआ है टारगेट। ए हमारा क्या है, ये ए टैग है जिसको हम हाइपरलिंक के लिए यूज करते हैं, आप सभी को याद है। और यहाँ पर टारगेट लिख दिया, ये टारगेट है एट्रीब्यूट। अब यहाँ लिख दिया बैकग्राउंड कलर इज येलो और फिर हमने स्टाइल टैग क्लोज किया और ये काम यहाँ खत्म कर दिया। अब हमने यहाँ पर एक लाइन लिखी, एक लाइन और लिखी, मगर यहाँ पर हमने अपना एक हाइपरलिंक बना दिया है, href दे दिया, पूरा एक साइट का नाम दे दिया, URL लिख दिया है और आगे लिख दिया है आपका ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट और ए टैग को हमने क्लोज कर दिया है। इसके बाद फिर एक और हमने यहाँ पर दिया, इसमें भी एक साइट का नाम दिया, टारगेट बना दिया और यहाँ पर क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पर तीसरा हमने लिंक बनाया। इन तीनों में आपने जो लिंक्स बनाए हैं उसमें यहाँ पर जो है टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक लिखा है, टारगेट इज इक्वल टू टॉप लिखा है और सबसे ऊपर टारगेट दिया ही नहीं है। खैर ये टारगेट तो इसलिए यूज हो रहे हैं कि कैसे खुले, उसी पेज पर खुले या अगले पेज पर खुले या ऊपर खुले, लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये एट्रीब्यूट्स यहाँ दिए गए हैं। तो अब क्या है कि यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है ए टारगेट, यानी जहां जहां टारगेट दिया हुआ है वहां पर बैकग्राउंड का कलर येलो हो जाएगा, लेकिन जहां टारगेट नहीं दिया हुआ है, माने सबसे पहला जो हमारा ये साइट का नाम है, इस पर बैकग्राउंड कलर आपका येलो नहीं आएगा। तो इवन अगर आपने कोई हाइपरलिंक्स बनाए हैं और आप चाहते थे कि उनके बैकग्राउंड का कलर चेंज हो, तो आप उसको यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते थे। आपने उनका एट्रीब्यूट यहाँ दे दिया है, तो एट्रीब्यूट वाले जितने भी हमारे ए टैग्स होंगे उनके साथ उनके ये सेटिंग अप्लाई हो जाएगी, बाकी आपके नहीं अप्लाई होंगे, बाकी जो है अनअफेक्टेड रहेंगे। वैसे अगर आप ये सारी चीजें देखिए, मैं तो नोटपैड प्लस प्लस की ही बात कर रही हूँ और आपको बार बार बता रही हूँ कि आप नोटपैड प्लस प्लस यूज कीजिए और ब्राउजर आप गूगल क्रोम यूज कीजिए। उसके पीछे रीजन ये HTML5 के अलावा, HTML5 के लिए तो आपको जो है ओपेरा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं तो उसमें भी अगर आप कोई भी वर्जन जैसे 8 तक वर्जन यूज करते हैं तो आपको कोडिंग में सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप लिखना होता है, तो वो फिर आपके कोड को थोड़ा डिफरेंट बना देगा। तो इजी करने के लिए ये काम आपके लिए आसान है, तो आप ये सारी चीजें नोटपैड प्लस प्लस में करिए और देखने के लिए आप अपना गूगल क्रोम ब्राउजर यूज कीजिए। एट्रीब्यूट सिलेक्टर के बाद में अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सिलेक्टर की, और नेक्स्ट सिलेक्टर है हमारा आईडी सिलेक्टर। जिस तरह से हम क्लास डिफाइन कर रहे हैं, जिस हम अपने अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि हमने कोई टारगेट बना दिया, इसी तरह से हम अपने HTML एलिमेंट्स की कोई आईडी भी डिफाइन कर सकते हैं। This selector is used to select the ID attribute of an HTML element. For selecting the specific element, an ID is always unique within the page.
सो इट इज चूजन टू सिलेक्ट अ सिंगल यूनिक एलिमेंट, है ना। इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करने के लिए ही इसका यूज किया जा रहा है, ताकि आप यूनिकनेस को मेंटेन करके रख सके, और यूनिक एलिमेंट को आपने कोई अपनी एक स्पेसिफिक आईडी दी है तो उसी पर काम कर सके। दिस सिलेक्टर इज ऑलवेज विद इन द हैश कैरेक्टर। ध्यान रखना है कि आईडी अगर आप एट्रीब्यूट यूज सिलेक्टर का यूज कर रहे हैं तो आप सबसे पहले हैश कैरेक्टर का यूज करते हैं, और हैश के बाद में फिर आप एलिमेंट की आईडी लिखते हैं। आईडी वही होगी जो आपने डिफाइन की होगी। Thus, the ID style is used to identify the sidebar section of a page. किस तरह से होता है, चलिए इसको देखते हैं एग्जाम्पल में। सबसे पहले अपना हेड टैग, स्टाइल टैग लगाया, और यहां देखिए हैश के साथ लिख दिया फर्स्ट नेम। तो ये जो हैश का सिंबल है ये आईडी सिलेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फर्स्ट नेम जो है ये आईडी नेम रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने HTML डॉक्यूमेंट में हमने लिखा होगा, फर्स्ट नेम कोई आईडी बनाई होगी और वो आईडी फर्स्ट नेम दी होगी। इसके बाद यहाँ भी हमने मान लीजिए बैकग्राउंड कलर येलो किया और उसको बंद कर दिया। इसके बाद हम अपने HTML कोड में आ जाते हैं, बॉडी टैग स्टार्ट किया, तो हमने बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, लेकिन जहां जहां हमने आईडी बनाई होगी फर्स्ट नेम नाम की, वहीं वहीं ये हमारा सिलेक्टर अप्लाई होगा। जैसे देखिए एक हेडिंग लिखी है, वेलकम टू माय होम पेज, H1 टैग का यूज किया हुआ है, कोई चीज नई नहीं है, सब कुछ वैसे ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक और हमने P टैग में लिखा, लेकिन देखिए यहाँ पर हमने बना दिया ID इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, यानी ये एक P टैग के अंदर ID जनरेट की हुई और ID का नाम क्या है, फर्स्ट नेम, और इसकी वजह से इसका कनेक्शन यहाँ पर आ गया। इसका मतलब ही ये है कि अब ये फर्स्ट नेम हैश के साथ ये कनेक्ट हुआ, तो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, येलो, यानी ये लाइन जब लिखी जाएगी तो इसकी बैकग्राउंड का कलर येलो हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमने फिर एक और आईडी बनाई हुई है, आईडी इज इक्वल टू होम टाउन, लेकिन ये आईडी हमारी मैच नहीं कर रही है, क्योंकि आईडी का नाम हैश फर्स्ट नेम ही होना चाहिए था, तो होम टाउन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर मैच नहीं कर रही है, तो इस पर ये चीज अप्लाई नहीं होगी, माने इसका बैकग्राउंड कलर येलो नहीं होगा। फिर एक और सिंपल लाइन लिख दी है P टैग में, कोई इस पर फर्क नहीं आएगा, और इस तरह से हमने ये काम खत्म किया। तो यहाँ पर हमने जो आईडी जनरेट की है उस आईडी पर ही मेन जाएगा, तो सेम आईडी के नाम से जो नाम मैच करेगा वहीं पर वो हमारे सिलेक्टर की सेटिंग्स अप्लाई होंगी। नेक्स्ट हमारी सूडो क्लासेस सिलेक्टर भी एक तरीके के क्लास सिलेक्टर में ही आते हैं। दिस सिलेक्टर इज यूज्ड to select the ID attribute of an HTML element for selecting the specific element. किसी खास specific element के लिए ही यूज किया जाता है इसको। An ID is always unique within the page, so it is chosen to select a single unique element. जैसा कि पहले भी बताया गया कि ID हमेशा यूनिक होती है, उसको आप रिपीट नहीं कर सकते। This selector is always written with the hash character followed by the ID. This ID style is used to identify the sidebar. अब यहाँ पर देखिए वही क्लासेस के लिए बताया, लेकिन अब इसका थोड़ा हमारा प्रोग्राम जो है हम थोड़ा सा लेंदी है। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया कि अनविजिटेड लिंक के लिए हमने यहाँ पे बनाया, तो यहाँ क्या करा हमने सूडो क्लासेस में, अब देखिए A लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है कोलन, और कोलन के बाद लिखा हुआ है लिंक, ठीक है। तो ये हम यहाँ पहले सिलेक्टर बना रहे हैं सूडो क्लास के लिए, और कलर इज इक्वल टू रेड कर दिया है, यानी सबसे पहले हमने अपने जो href यानी कि हम जो एंकर टैग यूज करेंगे उसमें लिंक का कलर हमने दे दिया रेड, ये तो हम पहली उसके लिए दिया हमने। इसके बाद हमने क्या किया कि अब कोई लिंक यदि कोई विजिट करता है उसकी कलर की सेटिंग करनी है, तो अब यहाँ पर क्या लिखा है हमने A:visited। ये विजिटेड या ये लिंक ये सब कीवर्ड्स हैं, ठीक है, हम इन्हें लिख जरूर रहे हैं, लेकिन हमारा नोटपैड प्लस प्लस हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर इन वर्ड्स को अच्छे से जानता है और वो इस चीज का मतलब भी समझता है कि ये लिखा गया है तो उसका क्या मतलब है, हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है। विजिटेड लिंक के लिए हमने यहाँ पे दे दिया कलर इज ग्रीन, यानी जैसे ही लिंक को कोई विजिट कर चुका होगा तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद में हॉवर ओवर करने के लिए भी, माउस ओवर के लिए भी करा कि अगर पॉइंटर कोई रख दे, क्लिक भी ना करे विजिट भी ना करे, लेकिन सिर्फ अगर हमारे लिंक पे कोई पॉइंटर रख देता है तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे क्या लिखा A:होवर। ये HOVER हॉवर जो वर्ड होता है, हॉवर का मतलब ही होता है माउस ओवर या माउस को के पॉइंटर को उस जगह पर रखना,
क्लिक नहीं करना, पॉइंटर को सिर्फ वहां पर ले जाना, तो ये कहलाती है हॉवरिंग, ओवरिंग या माउस ओवर बुलाते हैं। तो इसके लिए यहाँ वर्ड यूज होता है A: होवर आप लिखते हैं, और होवर लिखने के बाद आपने उसका भी बैकग्राउंड, उसका जो कलर है चेंज कर दिया, और यहाँ कलर दे दिया हॉट पिंक कलर, बहुत ही ब्राइट सा पिंक कलर दे दिया। तो ये सारी हमने क्लासेस डिफाइन करी 3 तरीके की यहाँ पर। सूडो यानी शॉर्ट फॉर्म में, लिंक एक नॉर्मल लिंक के लिए बता दिया, जो लिंक विजिट हो जाए उसके लिए बताया, और अब हमने यहाँ बता दिया कि अगर कोई माउस का पॉइंटर रखता है तो ये कलर आए। ये तो हमने सिर्फ अपना इतना दिया, और इसके बाद में अब हम यहाँ पर कोई लिंक को अगर सिलेक्ट करता है तो सिलेक्ट करने के बाद के लिए हम क्या बताएंगे, मतलब क्लिक करता है तो वो हमारा एक्टिव लिंक हो गया। तो अब उसके लिए हमने क्या कह दिया, कलर इज इक्वल टू ब्लू, यानी लिंक का कलर ब्लू हो जाए। और अब हमने क्लोज किया, ये सारे टैग्स हमने यहाँ पर क्लोज किए, और यहाँ पर हमने कह दिया अब अपना एक P टैग में लिखा, B टैग में डाल दिया बोल्ड करने के लिए, और A टैग में डाला default.asp टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, दिस इज अ लिंक। अब ये हमारा एक सिंपल लिंक है, इस पर हमने कोई वो नहीं किया अभी। उसके बाद यहाँ पर हमने अब होवर लगाया है, तो इसका मतलब ये है, लिखा है सिर्फ यहाँ पर कि जो लिंक आएंगे वो आपके माउस पॉइंटर रखने पर आएंगे। ये तो सिर्फ लाइन है, यहाँ पर इससे कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ आपका प्रिंट होगा, मैसेज बिल्कुल जैसा दिख रहा है वैसा ही प्रिंट होगा। लेकिन जब आप यहाँ पर A टैग यूज करेंगे और देखेंगे, तब आप पाएंगे कि यहाँ पर इनके कलर्स जो हैं डिफरेंट हो रहे हैं। जैसे ही लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर उसका कलर बदल जाएगा, अगर आप पॉइंटर वहां पर रख रहे हैं तो पॉइंटर रखने पर उसका कलर अलग होगा, और अगर आप उसको विजिट कर चुके होंगे तो उसका कलर डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपने एक ही प्रोग्राम में डिफरेंट क्लासेस को यूज किया, और एक ही उसको जो है डिफरेंट क्लासेस के थ्रू आपने अपने A टैग को यहाँ पर डिस्टिंग्विश किया। तो इस तरीके से अगर हम यूज करते हैं सिलेक्टर को, तो ये सिलेक्टर्स हमारे सूडो क्लासेस सिलेक्टर कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही है, केवल हमारे अभी 2 सिलेक्ट